आज के वीडियो में हम लोग एसएससी 3 जो कि सेमेस्टर 3 में कॉमन कोर्स है। कॉमन कोर्स यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के स्टूडेंट्स को ये वाला कोर्स पढ़ना कंपलसरी है। सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों को, रांची यूनिवर्सिटी के, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी अगर होगा तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो चैप्टर 1 का हम वीडियो बनाए थे उसमें पूरा सिलेबस हम डिस्कस किए थे, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख के देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। इसका भी फिलहाल एग्ज़ाम भी होने वाला है, अगर अभी आप लोग दिसंबर 2024 में देख रहे हैं तो। हम आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम सभी सेक्शन से बनाए हैं, पूरे चैप्टर को कवर करके बनाए हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में वो मदद कर सकता है, और आप लोगों का क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ऑप्शन आप लोगों को ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ये सारा कुछ हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देखिए। तो हम नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोगों को हिंदी समझ में आता है, खास करके रांची यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को ज़्यादातर हिंदी समझ में आता है, तो हम लोग हिंदी से ही इसको पढ़ेंगे। और अगर आप लोग ये नोट्स पीडीएफ में लेना चाहते हैं, ये ई बुक हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। ये ई बुक है, हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, और इसको ऑनलाइन हम डाल दिए हैं। काफ़ी कम प्राइस है इसका, एक समोसा का प्राइस है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो शुरुआत होता है हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग? तो कंप्यूटर में जो भी ऐसा सामान है जिसको कि हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा भी दिया हुआ है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक हिस्से हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ये सारे हार्डवेयर्स हैं, यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, जो कि फिजिकल है, जो कि भौतिक हिस्सा है, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर का काम क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करता है। तो हार्डवेयर अपने आप में काम नहीं कर सकता है, हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसी की मदद से हार्डवेयर भी काम करता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब फ़ोन की बात करें तो उसमें एंड्रॉयड है, एप्पल आईओएस है, और एप्लीकेशन में आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन्हीं की मदद से हार्डवेयर काम करता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, कीबोर्ड जो कि हार्डवेयर है, किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के साथ काम करके टेक्स्ट टाइप करने में मदद करता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आप लोगों का हो गया एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड हो गया, तो हार्डवेयर मिल के सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। तो कीबोर्ड से हम लोग टाइप करेंगे, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर है वर्ड, तो कीबोर्ड में हम लोग टाइप करेंगे तो वर्ड में टाइप होगा, एमएस वर्ड में टाइप होगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी बेकार है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकता है। तो दोनों ज़रूरी है कंप्यूटर का, दोनों ज़रूरी हिस्सा है कंप्यूटर का। अब हार्डवेयर का 3 मुख्य पहलू है। एक तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा कंप्यूटर डिज़ाइन। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि एक नक्शा बोल सकते हैं आप लोग, या फिर एक ढांचा मोटा-मोटी। जैसे कि जब आप लोग या फिर घर बनवाते हैं, आप लोग अगर घर बनवाते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार होता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का जो नक्शा टाइप का है उसको हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये एक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट की तरह है, एक योजना है ना? या कंप्यूटर की एक ब्लूप्रिंट या फिर योजना की तरह है।
इसमें तय होता है कि सीपीयू कैसे काम करेगा। तो ये आर्किटेक्चर जब आप लोग डिजाइन करते हैं नक्शा की तरह, ब्लूप्रिंट की तरह, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा भाग किस तरह से काम करेगा। इसमें यह तय होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि सीपीयू काम कैसे करेगा। उसके बाद मेमोरी जैसे कि रैम हो गया, कैश हो गया और अन्य हिस्सों के बीच डेटा कैसे फ्लो होगा मतलब एक हिस्से से दूसरे जगह डेटा कैसे जाएगा, ये सारा कुछ इसमें तय होता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर का चुनाव करना। तो कभी भी आप लोग देखे होंगे कुछ भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखता है कि बताया जाता है कि इसका कॉम्पेटिबिलिटी 32 बिट प्रोसेसर के साथ है या फिर 64 बिट प्रोसेसर के साथ है। तो उसको चुनने में कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही मदद करता है। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हार्डवेयर के हिस्से कैसे आपस में जुड़ते हैं और डेटा सिस्टम में कैसे प्रवाहित होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आर्किटेक्चर की योजना को असेंबल या फिर संचालित करने जैसा है। और कंप्यूटर डिजाइन क्या है? आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर हार्डवेयर सिस्टम बनता है। सिस्टम बनाना, उदाहरण सीपीयू, मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस को डिजाइन और असेंबल करना। तो आर्किटेक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर उन दोनों को मिलाकर हार्डवेयर सिस्टम बनता है। तो यही कंप्यूटर डिजाइन है। जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, ये सबको असेंबल करना यानी कि एक साथ जोड़ना। असेंबल मतलब एक साथ जोड़ना। तो ये कंप्यूटर डिजाइन होता है। फिर हार्डवेयर के प्रकार हैं। तो हार्डवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो इनपुट डिवाइस हो गया, उसके बाद इनपुट डिवाइस के बाद है आउटपुट डिवाइस, उसके बाद स्टोरेज आएगा। तो एक एक करके हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो उपकरण है जो डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करने में मदद करते हैं। तो हम लोग यूजर हैं और हम लोगों को कंप्यूटर से काम करना है। तो कंप्यूटर से हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे? तो हम लोग इनपुट के जरिए अपना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। तो कंप्यूटर हम लोग इनपुट के जरिए हम लोगों का इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसको पता चलता है कि काम क्या करना है, फिर वो उसी हिसाब से काम करता है। वो डेटा को इकट्ठा करता है और डेटा की मदद से काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? बाहरी डेटा को कैप्चर करना। बाहरी यानी कि कंप्यूटर से बाहर। तो हम लोग बाहरी हैं, हम लोग कंप्यूटर को इनपुट के द्वारा डेटा देते हैं। इसे कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में बदलना। उदाहरण कीबोर्ड टेक्स्ट और डिजिटल सिग्नल में बदलकर सीपीयू को भेजता है। तो जो हम लोग कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी, वो डिजिटल सिग्नल में बदल के वो सीपीयू को भेजता है और सीपीयू ही डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू ही काम करता है। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे आम इनपुट डिवाइस है। इसमें होते हैं, ये सब तो आप लोग देखे हैं, है ना? अल्फा न्यूमेरिक कीज यानी कि ABCD से Z तक रहता है, ये अल्फा होता है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स होते हैं और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स जो कि 0 से 9 तक होते हैं। फिर फंक्शन कीज होते हैं F1, F2, F3 से लेके F12 तक होते हैं। फिर नेविगेशन कीज जिसमें एरो बना हुआ रहता है, इधर जाना है कि उधर जाना है, उधर ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, उसको नेविगेशन कीज बोलते हैं। जो कि तीर हो गया, होम हो गया, एंड हो गया, ये सब नेविगेशन की है। होम बटन से हम लोग सीधे होम में चले जाएंगे, एंड से हम लोग खत्म कर देंगे, है ना? आधुनिक कीबोर्ड में बैकलाइट और एर्गोनोमिक डिजाइन होते हैं। तो ये सब तो ठीक है, चलिए। फिर माउस, अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस आप लोग देखे हैं कैसे काम करता है। स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। तो हम लोग माउस से इधर उधर ऐसे ऐसे माउस को खिसकाते हैं तो कर्सर भी स्क्रीन में इधर उधर उधर घूमता है। तो ये माउस का काम होता है। अब माउस का भी प्रकार होता है। एक होता है ऑप्टिकल माउस, दूसरा होता है लेजर माउस और एक ट्रैक पैड्स। तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है? लाइट का उपयोग कर मूवमेंट ट्रैक करता है। और लेजर माउस क्या होता है? अधिक सटीक गेमिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो लेजर माउस खास करके गेमिंग वगैरह के लिए यूज होता है। और ट्रैक पैड्स जो कि लैपटॉप में रहता है। लैपटॉप में आजकल माउस क्लिक करने वाला नहीं रहता है,
आप लोग देखे हैं ना, जो लैपटॉप में ट्रैक पैड रहता है वो भी एक माउस ही होता है, माउस की तरह ही काम करता है। हम लोग उंगली से इधर उधर कर्सर को कंट्रोल करते हैं, तो वो ट्रैक पैड बोलते हैं उसको। फिर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है, जो कि लीवर की तरह दिखता है, इधर उधर करके ऐसे ऐसे करके गेम खेलते हैं। वीडियो गेम खेलने के लिए पहले यूज होता था, तो एक लीवर की तरह दिखता है, गेमिंग और फ्लाइट सिमुलेशन के लिए उपयोग होता है। स्टाइलिश, स्टाइलिश पेन की तरह होता है, जिसको कि टैबलेट्स में यूज करते हैं। टैबलेट्स में जो पेन से लिखते हैं ना, उसको स्टाइलिश बोलते हैं। टच स्क्रीन पर ड्राइंग या लिखने के लिए उपयोग होता है। हम लोग टैब में, आईपैड में या फिर टैबलेट में लिखते हैं उससे, उसी को स्टाइलिश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया है, एप्पल पेंसिल है और सैमसंग एस पेन है। स्कैनर, आजकल तो आप लोग फोन से ही स्कैन कर लेते हैं, लेकिन स्कैनर पहले अलग टाइप का होता था, अभी भी यूज होता है, जिसमें कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स डालते हैं और स्कैन करते हैं, फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट इमेज को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसका काम क्या है स्कैनर को, कि हम लोग उसमें स्कैन करते हैं, फिर जो फिजिकल डेटा रहता है, फिजिकल कॉपी रहेगा, फिजिकल पेज रहेगा, उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, फिर उसको डेटा में हम लोग स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे स्कैनर का भी प्रकार है। एक तो बार कोड स्कैनर है, जो कि आजकल आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, बिलिंग वगैरह करते हैं, तो ट्यों ट्यों करके दाबता है और वो उसका बार कोड को स्कैन करता है, फिर उसका प्राइस वहाँ पे सिस्टम में चढ़ जाता है, तो उसको बार कोड स्कैनर बोलते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या है, जो फिंगरप्रिंट्स हम लोग डालते हैं, आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स लेता है, तो बायोमेट्रिक स्कैनर बोलते हैं उसको। उसके बाद माइक्रोफोन नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन तो आप लोग जानते ही हैं, जो लोग यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं तो माइक्रोफोन से बोलते हैं ना। वैसे तो मोबाइल में भी माइक्रोफोन होता है, लैपटॉप में भी होता है। तो वो माइक्रोफोन का काम क्या रहता है, हमारा ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, फिर उसको सीपीयू को भेजता है, कंप्यूटर को भेजता है, और वो सीपीयू उसको डेटा को प्रोसेस करता है। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने या वॉइस रिकॉग्निशन जैसे गूगल असिस्टेंट के लिए उपयोग होता है। गूगल असिस्टेंट में भी हम लोग हेलो गूगल, ये सर्च करो, वो सर्च करो बोलते हैं, तो वो भी माइक्रोफोन के जरिए ही हमारा डेटा को लेता है, फिर काम करता है। फिर सेंसर्स, आप लोग कई बार देखे होंगे, कहीं पे किसी मॉल में जा रहे हैं तो जब आप लोग घुसेंगे तो अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो सेंसर होता है वहाँ पे, इसीलिए वो अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिक तरीके से दरवाज़ा खुल जाता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट होम मतलब दरवाज़ा खुल गया, VR AR डिवाइस में उपयोग होता है। फिर कैमरा, कैमरा तो आप लोग देखे हैं, कैमरा क्या करता है, इमेज कैप्चर करता है। फ़ोन में भी कैमरा होता है, आजकल हर जगह कैमरा है। उदाहरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैम। आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर वो डेटा को प्रोसेस करता है, फिर हम लोगों को वो डेटा वापस करता है, जो डेटा हम लोगों को ज़रूरी है, तो वो हम लोगों को स्क्रीन में दिखता है या फिर प्रिंटर से प्रिंट करके निकलता है। तो आउटपुट डिवाइस हम लोगों को रिजल्ट देता है, जो प्रोसेस डेटा किया हुआ है उसका रिजल्ट हम लोगों को देता है। इसका एक बार परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस किए डेटा को ऐसे रूप देते हैं जिसे इंसान समझ सके, जैसे दृश्य जो कि स्क्रीन पर दिखता है, ध्वनि जो कि स्पीकर से सुनाई देता है, या मुद्रित सामग्री जो कि प्रिंट होता है, प्रिंटर, है ना। तो उद्देश्य इसका क्या है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संचार का माध्यम बनते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, फिर हम लोगों को कैसे देगा, कैसे देगा, वो आउटपुट डिवाइस के जरिए देगा। तो एक ये माध्यम है कंप्यूटर का प्रोसेस डेटा को हम लोगों तक पहुंचाने का। अब कुछ एग्जांपल है मॉनिटर्स आउटपुट डिवाइस का। तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे आम आउटपुट डिवाइस है, जो टेक्स्ट, इमेज या और वीडियो को प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर के ज़रिए हम लोगों को कंप्यूटर का संदेश कैसे पहुंचता है, हम लोग उसमें देखते हैं इमेज या फिर कुछ लिखा हुआ रहता है, या फिर वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर से डेटा को लेते हैं और उसको समझते हैं। अब मॉनिटर्स का भी प्रकार है, LCD है, LED है, OLED है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। LCD का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिजिटल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका
आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में दे सकता है, पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। एलसीडी तो आप लोग खैर देखे ही हैं, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उतना डिटेल में भी नहीं पूछेगा। तो एलसीडी पतला होता है और कम ऊर्जा में भी चलता है, कम उसको बिजली चाहिए, और इस्तेमाल ऑफिस और घरेलू उपयोग के लिए होता है। एलईडी अब एलसीडी से एडवांस्ड वर्जन है एलईडी, और इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। एलसीडी से बेहतर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, यानी कि बेहतर क्वालिटी होता है इसका, जो भी इमेज या फिर वीडियो वगैरह होता है। और इस्तेमाल किसके लिए होता है? गेमिंग और प्रोफेशनल कार्यों के लिए। OLED, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक एलईडी। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड इमिटिंग डायोड। तो OLED का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे प्रीमियम डिस्प्ले, ये बहुत ही बेहतरीन इसका डिस्प्ले होता है, जिसमें गहरे काले रंग और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी होती है। इस्तेमाल इसका हाई एंड लैपटॉप और मॉनिटर, यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी का आप लोग लैपटॉप लेंगे तो वो एलईडी स्क्रीन उसमें मिलेगा। प्रोजेक्टर्स आप लोग जो देखे हैं, जैसे कि पर्दा पे आप लोग मूवी वगैरह देख सकते हैं, वो प्रोजेक्टर होता है। तो इसका उपयोग उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए। कंप्यूटर पे हम लोग छोटे स्क्रीन पे देखते हैं, तो उसको हम लोगों को बड़े स्क्रीन पे देखना है, तो कैसे देखेंगे? प्रोजेक्टर के जरिए देखेंगे। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कक्षाओं में, मूवी थिएटर और ऑफिस प्रोजेक्शन के लिए। प्रिंटर्स तो आप लोग देखे ही हैं। सारा कुछ आपका डे टू डे लाइफ का ही इस सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग सारा कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है तो आप लोग समझ जाएंगे आसानी से, और वही सारा कुछ सिलेबस में भी है। तो प्रिंटर क्या करता है? डिजिटल डेटा को फिजिकल पेपर पर प्रिंट करता है। डिजिटल डेटा यानी कि जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, हमारे मोबाइल फोन्स में स्टोर होता है, उसको हम लोग डिजिटल डेटा बोलते हैं। तो उसको फिजिकल फॉर्म देना होगा, तो प्रिंटर के जरिए हम लोग उसको दे सकते हैं, प्रिंट करके उसको निकाल सकते हैं। फोटो प्रिंट करते हैं हम लोग, बुक्स का पेजेस को प्रिंट करते हैं, पीडीएफ को प्रिंट करते हैं। इस तरह से हम लोग डिजिटल कॉपी को फिजिकल कॉपी में बदलते हैं। अब प्रिंटर्स का भी प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है, 3D प्रिंटर्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रिंटर्स का कितना प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 3D प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, 3D प्रिंटर क्या होता है, इसको भी आप लोग समझेंगे, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? फिजिकल फोर्स से प्रिंटिंग करता है। पहले का प्रिंटर आप लोग देखे थे, जो कि टाइपराइटर होता था, जैसे खटाक खटाक मारेंगे तो ऐसे ठप ठप मारता था, और उसमें लेटर्स टाइप होते जाता था। फिल्म वगैरह में देखे होंगे, पुराने फिल्म में। तो उस तरह का उसमें फोर्स पड़ता है, तब वो प्रिंट करता है। तो उस तरह का प्रिंटर को हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। इसका उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका उदाहरण को भी आप लोग याद रखेंगे, आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है? आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। उदाहरण लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, जो कि अभी फिलहाल यूज होता है। जो भी प्रिंटर अभी हम लोग यूज करते हैं वो या तो लेजर प्रिंटर होता है या फिर इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर्स में इंक नहीं डालना होता है, और इंकजेट प्रिंटर्स में इंक डालते रहना पड़ता है। लेजर प्रिंटर्स में कार्ट्रिज डालना पड़ता है ना। तेज और साफ प्रिंटिंग होता है लेजर प्रिंटर में, इंकजेट में फोटो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो आप लोग ये सारा पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन आसानी से हो सके। और अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, बस एक समोसे का प्राइस के उतना ही है। और 3D प्रिंटर्स क्या होता है? परत दर परत वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उपयोग प्रोटोटाइप और मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये आमतौर पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, इंडस्ट्री वगैरह में रहता है, 3D शेप देता है, तो ये 3D प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर, अब प्लॉटर क्या होता है? बड़े आकार की तकनीक की ड्राइंग और आरेख या फिर डायग्राम बनाना, यानी कि बड़ा बड़ा जो भी ड्राइंग बनाना होगा तो प्लॉटर से होता है। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक तो पेन प्लॉटर्स होता है, एक कटिंग प्लॉटर्स होता है। तो पेन प्लॉटर क्या होता है? कागज पर चित्र बनाते हैं।
पेन से ही समझ में आ रहा है कि कागज पे बनाता हो। कटिंग प्लॉटर्स क्या होता है, डिजाइन काटने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं कटिंग प्लॉटर से। तो खास करके इसमें हम लोगों को क्या समझना है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका दो प्रकार होता है, एक तो पेन प्लॉटर होता है, एक कटिंग प्लॉटर होता है। पेन प्लॉटर कागज पे चित्र बनाता है, कटिंग प्लॉटर डिजाइन काटने के लिए ब्लेड का उपयोग करता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है। स्पीकर्स, स्पीकर्स तो सभी कोई जानते ही हैं। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हम लोगों को साउंड के माध्यम से अपना आउटपुट देता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए ऑडियो डेटा को ध्वनि में बदलता है। जो भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होता है उसको ध्वनि में बदलता है और ऑडियो के जरिए हम लोगों तक पहुंचाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, संगीत, मूवी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार। उदाहरण इसका हेडफोन है, होम थिएटर सिस्टम है, ये सारे स्पीकर्स के एग्जाम्पल्स हैं। हैप्टिक डिवाइस, ये चीज नया है ना। उपयोगकर्ता को कंपन या मूवमेंट के माध्यम से टच फीडबैक प्रदान करना। तो आजकल आप लोग देखेंगे VR चलता है। VR मतलब ऐसे करके चश्मा जैसे लगा के देखता है और उसमें अंदर पूरा वीडियो चलता है ना, जो कि एकदम वर्चुअल रियलिटी टाइप का, उसको वर्चुअल रियलिटी ही बोलते हैं। VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। तो उसमें इसमें हाथ में भी कुछ कुछ लोग लगाता है तो उससे एकदम पूरा रियल फील होता है, पूरा रियल टाइप का ही फील होता है। वो पूरा कुछ भी चीज़ सही सच नहीं है, सारा कुछ वर्चुअल ही है, लेकिन उसमें उपकरण लगा देते हैं तो उससे एकदम रियल जैसा ही फील होता है। सारा कुछ जो भी आप देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, एकदम रियल फील होता है। तो वो जो हाथ में लगाते हैं वो सारे डिवाइस को, उसको हैप्टिक डिवाइस बोलते हैं। ये देखिए गेमिंग कंट्रोलर्स, यानी कि गेमिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है। VR वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, इसमें उसका उपयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हैप्टिक डिवाइस, ये अलग तरह का है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हैप्टिक डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है और गेमिंग में यूज़ होता है, वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस में यूज़ होता है। LED साइंस, तो आजकल दुकान वगैरह में LED से ही साइन बोर्ड लिखा हुआ रहता है, रात में चमकता है, तो वही LED साइन होता है। छोटे लाइट पैटर्न या टेक्स्ट डिस्प्ले के माध्यम से नोटिफिकेशन देना। उपयोग सूचना डिस्प्ले, सूचना डिस्प्ले कहाँ पे यूज होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में, बस स्टैंड सब में होता है, सूचना देते हैं उसमें LED लाइट से। पब्लिक साइन बोर्ड। अब स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस वे उपकरण हैं जो डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को अस्थाई या अस्थाई रूप से स्टोर करते हैं, यानी कि या तो परमानेंट या फिर टेम्पररी तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। यही हमारा स्टोरेज डिवाइस काम करता है, यही उसका काम है। उद्देश्य डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित करना और प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार, अब स्टोरेज डिवाइस का भी अलग अलग टाइप है। तो प्राइमरी स्टोरेज होता है, उसके बाद सेकेंडरी डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो ये दो टाइप का स्टोरेज होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, CPU द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, तेज लेकिन अस्थायी, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है लेकिन यह टेम्पररी होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। और CPU सीधे तौर पे इसको उपयोग करता है। उदाहरण रजिस्टर्स, उसके बाद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। फिर एक है कैश मेमोरी। तो ये चार मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सा है, ऐसा भी रह सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर आएगा आप लोगों का, रैम आएगा, रोम आएगा और कैश मेमोरी, ये सारा कुछ प्राइमरी स्टोरेज में आएगा। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसको मार्क करके रखिए। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा है, रजिस्टर, रैम, रोम और कैश मेमोरी, ये सारा प्राइमरी मेमोरी है। अब रजिस्टर जो है वो सबसे तेज स्टोरेज जो CPU के भीतर होता है। रजिस्टर CPU के भीतर होता है और ये सबसे तेज है, सबसे तेज इसका काम करता है, सबसे तेज काम करता है, स्टोर करता है डेटा को। उपयोग वर्तमान निर्देशों और डेटा को स्टोर करने के लिए, जो प्रेजेंट टाइम में, रियल टाइम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। और रैम क्या है, डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। लेकिन कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो डेटा मिट जाता है। रैम में जो डेटा स्टोर होता है
वो अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डेटा मिट जाता है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है, डेटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तब भी डेटा स्टोर रहता है। स्थायी मेमोरी होता है, ये परमानेंट होता है ना, जिसमें बायोस जैसे फर्मवेयर होते हैं, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सब होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं और डेटा मिटता नहीं है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्थित तेज मेमोरी। तो सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी होता है, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में बार बार, जैसे कि आप लोग कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि फेसबुक आप लोग लिखें, तो फेसबुक को बार बार सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप लोग देखेंगे कुछ समय के बाद एफ लिखेंगे तो उसमें फेसबुक आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? कैश मेमोरी के जरिए होता है। कैश मेमोरी उसको स्टोर कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ बार बार हो रहा है, ये चीज़ को बार बार में उपयोग में लिया जा रहा है, तो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप एफ लिखेंगे वहाँ पे फेसबुक आ जाएगा, जैसे ही आप आई लिखेंगे उसमें इंस्टा आ जाएगा। तो वो कैश मेमोरी का काम होता है। जो भी डेटा बार बार उपयोग हो रहा है उसको स्टोर कर लेता है। तो प्राइमरी मेमोरी 4 हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, रजिस्टर, रैम, रोम और कैश मेमोरी। और इसका क्या क्या काम है उसको भी आप लोग याद रखेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे या फिर इसको फिर से आप लोग देखेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा एकदम परमानेंट तरीके से स्टोर होता है, बड़ी क्षमता लेकिन धीमा। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो इस काम करता है। उदाहरण के लिए एचडीडी, इसका फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। चुंबकीय डिस्क पर डेटा को संरक्षित करता है, जिसको कि मैग्नेटिक टेप भी बोलते हैं। चुंबकीय डिस्क मतलब मैग्नेटिक टेप। सस्ता होता है और धीमा होता है। प्राइमरी स्टोरेज वाला जो डेटा, प्राइमरी स्टोरेज वाला जो डिवाइस होता है वो सब महंगा होता है ना। सेकेंडरी वाला थोड़ा सस्ता होता है। उदाहरण एचडीडी हो गया, एसडीडी, इस सब का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, है ना। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, तेज और विश्वसनीय लेकिन महंगा। अब जैसे जैसे स्टोरेज का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे स्टोरेज का दाम भी बढ़ेगा। एचडीडी सस्ता है लेकिन धीमा है, एसएसडी उससे फास्ट है लेकिन महंगा होता है। अब यूएसबी ड्राइव्स और एसडी कार्ड्स पोर्टेबल और फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोगी। तो यूएसबी ड्राइव्स जो पेन ड्राइव्स वगैरह होते हैं, एसडी ड्राइव्स जो मोबाइल में हम लोग मेमोरी कार्ड डालते थे उसको एसडी कार्ड्स बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इंटरफेसेस, इंटरफेस क्या होता है इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। इंटरफेस या पोर्ट्स वे कनेक्शन पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा और पावर ट्रांसफर के लिए उपयोग होते हैं। यानी कि हम लोग कंप्यूटर, उसके बाद उसमें कंप्यूटर में हम लोग पेन ड्राइव डालते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो डेटा का आदान प्रदान होता है वहाँ पे। तो यही है इंटरफेस, यानी कि कंप्यूटर और जो भी हम लोग उसमें बाहरी उपकरण को जोड़ रहे हैं तो उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, तो जो डेटा ट्रांसफर करवाता है वो इंटरफेस है। उद्देश्य हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच संचार की सुविधा देना। इंटरफेस के प्रकार, अब इंटरफेस का भी प्रकार है, डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स है, डिस्प्ले पोर्ट्स है, ऑडियो पोर्ट्स है, नेटवर्क पोर्ट्स है, पावर पोर्ट्स है। तो जब भी आप लोग लैपटॉप में देखेंगे या फिर कंप्यूटर में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा पोर्ट्स होता है। कहीं पे पेन ड्राइव डालने का होता है, कहीं पे कुछ डालने का होता है, कहीं पे कुछ डालने का होता है, तो वही सबको हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स। तो एक तो हो गया यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें कि हम लोग कीबोर्ड जोड़ सकते हैं, माउस जोड़ सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो कीबोर्ड माउस जोड़ते हैं, वो सबको हम लोग यूएसबी ड्राइव्स बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग पेन ड्राइव्स भी लगा सकते हैं। और एक होता है थंडरबोल्ट, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए। तो थंडरबोल्ट वाला जो पोर्ट होता है उसमें से काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, इसका आप लोग नाम रखेंगे याद। डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी है और थंडरबोल्ट है। उसके बाद डिस्प्ले पोर्ट्स, इसमें एचडीएमआई हो गया, वीजीए हो गया। डिस्प्ले पोर्ट्स हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस, वीडियो और ऑडियो आउटपुट के लिए।
तो ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह में आप लोगों को मिल जाएगा, HDMI, टीवी वगैरह में मिल जाएगा। तो ये वीडियो ऑडियो चलाने के लिए ही यूज़ होता है। विजियो वीडियोग्राफी कैरेस, ये पुराना मॉनिटर और प्रोजेक्टर से कनेक्शन लेने के लिए होता है ना, ये पुराने ज़माना का है VGA। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। और डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स कौन कौन सा होता है इसको याद रखेंगे। तो USB हो गया, थंडरबोल्ट हो गया। USB थोड़ा स्लो होता है, थंडरबोल्ट में फास्ट होता है। डिस्प्ले पोर्ट्स कौन कौन सा है, HDMI है और VGA है। ऑडियो पोर्ट्स 3.5 mm जैक, जिसमें कि हम लोग हेडफोन्स वगैरह डालते हैं, माइक्रोफोन्स वगैरह डालते हैं, तो ये ऑडियो पोर्ट्स हो गया। नेटवर्क पोर्ट्स, नेटवर्क मतलब इंटरनेट, तो इथरनेट। इथरनेट क्या होता है कि आजकल तो हम लोग वाईफाई से इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, लेकिन पहले वाईफाई से पहले क्या होता था कि हम लोग कंप्यूटर्स में केबल जोड़ते थे, तो उसी को इथरनेट बोलते हैं। तो केबल के ज़रिए इंटरनेट आता था, अभी भी आता है बड़े शहरों में। तो केबल के ज़रिए जो इंटरनेट आता था उसको हम लोग इथरनेट बोलते हैं, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे होंगे तो आप लोगों को इतना समझना है कि हम लोग एक वायर जोड़ते थे लैपटॉप में, तो उसी के ज़रिए इंटरनेट आता था, वायर्ड कनेक्शन। प्रज्ञा केंद्र वगैरह में आप लोग देख सकते हैं, सरकारी ऑफिस वगैरह में देख सकते हैं, वायर से ही जुड़ा हुआ रहता है। फिर पावर पोर्ट्स, पावर पोर्ट्स चार्जिंग के लिए जो होता है उसको पावर पोर्ट्स बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इंटरफेस कितना है, डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स है, डिस्प्ले पोर्ट्स है, ऑडियो पोर्ट्स है, नेटवर्क पोर्ट्स है, पावर पोर्ट्स है। उसमें भी डेटा ट्रांसफर पोर्ट्स में USB है, थंडरबोल्ट है। डिस्प्ले पोर्ट्स में HDMI है, VGA है। ऑडियो पोर्ट्स में 3.5 mm जैक है। और नेटवर्क पोर्ट्स में इथरनेट है। और पावर पोर्ट्स में ठीक है, पावर पोर्ट्स में कंप्यूटर और लैपटॉप को चार्ज करने के लिए जो होता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड आप लोग देखे होंगे, जो कि एकदम बड़ा सा बोर्ड रहता है, हर एक डिवाइस में होता है, मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, टीवी में होता है, जिसमें कि बहुत कुछ बना हुआ होता है ना। आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि किसके बारे में हम बोल रहे हैं। मदरबोर्ड लिखिए, और बहुत लोग तो जानते भी होंगे। उसमें बहुत सारा सर्किट्स जुड़ा हुआ रहता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखता है ना। एक बड़ा सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों जैसे CPU, रैम, स्टोरेज को जोड़ता है। तो मदरबोर्ड का काम क्या है कि सभी हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। ये CPU, रैम, स्टोरेज, जो भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है कंप्यूटर का या फिर टीवी का या फिर लैपटॉप का या फिर स्मार्टफोन का, तो सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। उद्देश्य क्या है इसका, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच संचार को सक्षम करना। विशेषताएं इसका क्या है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड जैसे एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, यानी कि इसमें हर चीज़ को कनेक्ट करने का इसमें स्लॉट्स बना हुआ था। विभिन्न ब्रांड्स इसे अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, हर ब्रांड का अलग अलग इसका डिज़ाइन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बस सिस्टम। इसका परिभाषा क्या है, बस तारों या मार्गों का एक समूह है जो कंप्यूटर के घटकों के बीच डेटा, निर्देश या नियंत्रण संकेतों का आदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, CPU, मेमोरी और परिधेय उपकरणों के बीच सुचारू संचार सुनिश्चित करना। तो बस का भी प्रकार है ना, तो एक डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। डेटा बस क्या है, या CPU और मेमोरी के बीच वास्तविक डेटा को स्थानांतरित करता है। और एड्रेस बस क्या होता है, यह आवश्यक डेटा तक पहुंचने के लिए मेमोरी पते को ले जाती है। और कंट्रोल बस क्या है, यह घटकों के बीच नियंत्रण संकेत भेजती है। अब बसों की भी श्रेणियां हैं, तो एक सिस्टम बस है, एक्सपेंशन बस है, एक्सटर्नल बस है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसमें इसका टाइप याद रखेंगे, इसका श्रेणी याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस इसका टाइप हो गया, और इसका श्रेणी हो गया सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, एक्सटर्नल बस। तो बस में उतना ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछेगा, तो इतना आप लोगों को समझना है। अब मेमोरी हायरार्की, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि कौन सबसे फास्ट है, फिर कौन धीमा है, ऐसे करके करके इसमें दिया हुआ है। तो सबसे फास्ट कौन सा है, रजिस्टर है। उसके बाद कैश मेमोरी उससे स्लो है, रैम उससे स्लो है। उसके बाद SSD का नंबर आता है, फिर मैग्नेटिक टेप। तो ये आप लोग क्रम को याद रखेंगे, सबसे फास्ट रजिस्टर्स है, उसके बाद कैश मेमोरी है, उसके बाद रैम है, उसके बाद SSD है या फिर HDD, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना था, जिसको कि हम लोग मोटा मोटी पढ़ लिए हैं। शॉर्ट में सारा नोट्स बना हुआ था, उसको हम लोग देख लिए। तो अगर ये नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे,
वहाँ पे इसका लिंक हम दिए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस ई बुक को परचेज करने का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। काफ़ी कम प्राइस है, बस एक समोसे के प्राइस के बराबर है। और इसमें हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, तो हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, है ना। जब आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा पढ़ेंगे तो आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आप लोग आसानी से क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बना दिए हैं, ताकि अगर आप लोग हिंदी में समझते हैं तो भी आप लोगों को आसानी होगा, और इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में भी आप लोगों को आसानी होगा। तो मदरबोर्ड क्या करता है, सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ने और समन्वय करने का काम करता है। अभी अभी हम लोग देखे हैं ना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ना और समन्वय करना, इसका ऑप्शन सी सही है। विच कंपोनेंट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी के रूप में किस घटक को जाना जाता है। तो वो होता है रजिस्टर्स, ठीक है, वो होता है रजिस्टर। इसको आप लोग याद रखेंगे। व्हाट डज द एड्रेस बस कैरी। एड्रेस बस क्या ले जाती है, तो ये मेमोरी एड्रेस को ले जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है ना, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन में हम कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जिससे कि आप लोगों को नोट्स में शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों का क्लिक करेगा। और आप लोग किताब भी अगर पढ़ने का टाइम होगा तो पढ़ सकते हैं, किताब में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, लेकिन हमारे पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में नोट्स बनाए थे और क्वेश्चन के जरिए आप लोगों का तैयारी करवा रहे हैं। विच टाइप ऑफ स्कैनर इज कॉमनली यूज्ड एट बिलिंग काउंटर्स। तो बिलिंग काउंटर में कौन सा स्कैनर यूज होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, बार कोड स्कैनर यूज होता है ना। बायोमेट्रिक तो यूज होता नहीं है, क्यूआर कोड स्कैनर यूज होता नहीं है, 3D स्कैनर यूज होता नहीं है, तो बार कोड स्कैनर यूज होता है, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरी यूज्ड फॉर प्रिसाइज ड्राइंग ऑन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पर सटीक ड्राइंग के लिए मुख्य रूप से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो सटीक रूप से ड्राइंग हम किससे बनाएंगे, पेन से ही बनाते हैं, और वो पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइलिस बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं ना, जो कि टैब में यूज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्लॉटर। प्लॉटर का कार्य क्या होता है, इसको तो हम लोग देखे थे, टू डिस्प्ले हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड डिजाइन्स। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और डिजाइन प्रदर्शित करना, ये प्लॉटर का काम होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑडियो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, आसानी से दिख रहा है, ये स्पीकर है। इसका ऑप्शन सी सही है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट तकनीक का उपयोग करता है। तो ये हम आप लोगों को दिखाए थे ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हम आप लोगों को याद करने के लिए बोले थे, तो कौन सा था उसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। इसका ऑप्शन सी सही है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट बट हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। तो सबसे फास्ट कौन सा था, रजिस्टर था ना, लेकिन जो सबसे छोटा है, और ये सीपीयू के अंदर रहता है, रजिस्टर्स। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एसडीडी एंड एसटीडी। तो एसएसडी यूजेस फ्लैश मेमोरी और एसटीडी यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, यही इसका सही ऑप्शन है।
इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नॉन वोलेटाइल एंड यूजेस नॉन फ्लैश मेमोरी। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, बी वाला, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। विच टाइप ऑफ बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा को कौन ले जाता है, तो डेटा से ही आप लोगों को समझ जाना है, डेटा बस होगा, ठीक है। और एड्रेस बस तो एड्रेस को ले जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डेटा बस। कौन सा बस ड्राइवर घटकों के संचालन को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रण संकेत ले जाता है। अब यहाँ पे नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है, कंट्रोल सिग्नल्स दिया हुआ है मतलब कंट्रोल बस होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर होगा माउस। इसका इनपुट डिवाइस होगा माउस। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के से दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का डिस्प्ले हम लोग कहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मॉनिटर। उसके बाद विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन सा होता है, रैम, जिसमें कि डेटा स्टोर होता है और जब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो डेटा भी मिट जाता है, इसीलिए वो वोलाटाइल होता है। व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप लोग याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। ये भी काफी आसान है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, 2 बार हो गया है शायद। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना। इसका ऑप्शन डी सही होगा, हमसे डेटा लेता है और कंप्यूटर को देता है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस। बायोस संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, रोम का। जितना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे रोम में ही इंस्टॉल होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मेन फंक्शन क्या है, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोसेस डेटा। ठीक है, संसाधित डेटा से परिणाम प्रदर्शित करना या उत्पन्न करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अभी अभी हम लोग पढ़े थे। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सा है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, वो आप लोगों को याद रखना है। तो रैम प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन हो जाएगा, हार्ड डिस्क है ना। व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू ऑडियो आउटपुट। तो डिजिटल डेटा को ऑडियो आउटपुट में कौन सा डिवाइस बदलता है, स्पीकर बदलता है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है, तो जब भी हम लोग बार बार कुछ सर्च करते हैं तो उसको वो स्टोर करता है, ये हम बताए थे ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके प्रसंस्करण गति बढ़ाना। तो इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, स्कैनर है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर होगा स्कैनर। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज टिपिकली यूज्ड फॉर
टेम्पररी स्टोरेज व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान अस्थायी भंडारण के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो जब कंप्यूटर चालू रहता है उस समय अस्थायी रूप से टेम्पररी डेटा को कौन स्टोर करता है? रैम स्टोर करता है। रैम स्टोर करता है और जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है डेटा भी यहाँ से डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। विच डिवाइस प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर? तो हार्ड कॉपी कहाँ से हम लोगों को मिलेगा? प्रिंटर से मिलता है। तो ये काफ़ी आसान है। किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखती है? तो कौन सा मेमोरी है? रोम। ये तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। रोम में सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोर होता है जो कि सिस्टम अगर ऑफ भी हो जाए, कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो भी डेटा को स्टोर करके रखता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है इसका? टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को संसाधित और निष्पादित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? तो इसको तो हम लोग फिर से बार बार देख रहे हैं। इसमें से रैम होगा जो कि प्राइमरी स्टोरेज है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है? इसका क्या है मुख्य विशेषता? कि डेटा डिलीट नहीं होता है ना। इट रिटेन्स डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। बिजली बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखता है। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। What type of memory is used for the permanent storage of data and instructions during processing? प्रसंस्करण के दौरान डेटा और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? टेम्पररी स्टोरेज के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। इसका 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए जो कि अलग अलग टाइप से पूछा गया, लेकिन आंसर इसका रैम है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। रैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित में से किसे आउटपुट डिवाइस माना जाता है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये तो काफ़ी आसान है, प्रिंटर है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या कार्य है? तो हार्ड डिस्क का क्या कार्य है? डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है ना। डेटा को दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करने के लिए। इसका ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो रोम में सिस्टम सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल रहता है कि जैसे कि मोबाइल में आप लोगों का एंड्रॉयड हो गया, तो कंप्यूटर को बूट करने का मतलब क्या है कि सिस्टम को बूट करने के लिए तो उसमें हम लोगों को किस टाइप का स्टोरेज को बूट करना पड़ेगा? रोम को बूट करना पड़ेगा, क्योंकि रोम में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है ना। विच डिवाइस कैप्चर्स वीडियो इनपुट? तो कौन सा डिवाइस वीडियो इनपुट को कैप्चर करता है? तो वेबकैम करेगा, है ना। वेबकैम एक कैमरा ही होता है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ALU विद इन द CPU? CPU के भीतर ALU की क्या भूमिका होती है? तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अंकगणित और तार्किक संचालन। ये तो पिछला चैप्टर का है, इसमें आ गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSDs कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स? तो SSD का क्या काम है? पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में SSD की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, कोई गतिशील भाग नहीं होता है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी? कैश मेमोरी किस टाइप का मेमोरी होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। अस्थिर मेमोरी। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट वॉइस इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में आवाज इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द CPU इन अ कंप्यूटर? CPU का क्या काम होता है? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस,
इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करने का काम करता है। विच कंपोनेंट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन अ बस सिस्टम। बस सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट है जो कि स्पीड, डेटा ट्रांसफर का स्पीड के लिए जरूरी है? वो है बस का विड्थ, बस की चौड़ाई। व्हाट डज द वोलेटाइल मेमोरी मीन्स? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर अगर ऑफ हो गया तो डेटा फिर डिलीट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा इट लूजेस डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, या कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को खो देती है। विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स? तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता है? बायोमेट्रिक स्कैनर का यूज किया जाता है। ऑन स्क्रीन मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए गेमिंग में आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक ही गेम खेलने के लिए यूज होता है ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए क्यूआर कोड स्कैनर? तो क्यूआर कोड स्कैनर का क्या काम होता है? टू रीड इनकोडेड डिजिटल इंफॉर्मेशन, इनकोडेड डिजिटल जानकारी पढ़ना। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाने के लिए मुख्य रूप से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज अ यूनिक फीचर ऑफ ओएलईडी डिस्प्ले कंपेयर टू एलसीडी डिस्प्ले? ओएलईडी डिस्प्ले की एलसीडी डिस्प्ले के मुकाबले अनूठी विशेषता क्या है? तो वे बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़ी स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। व्हाट डज रैंडम एक्सेस इन स्टोरेज डिवाइस मीन? भंडारण उपकरणों में रैंडम एक्सेस का क्या अर्थ है? कि डेटा को हम लोग किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, इसका यही मतलब होता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ? तो पावर अगर ऑफ भी हो जाए तो किस टाइप का डेटा तब भी डेटा को स्टोर करके रखता है? रैम नहीं करता है, रोम करता है ना, रोम। निम्नलिखित में से कौन सी एसएसडी की विशेषता है? एसएसडी का विशेषता क्या है कि उसमें का कोई भी पार्ट्स मूवेबल नहीं होता है, गतिशील नहीं होता है। विच बस इज अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल इन नेचर? तो एड्रेस बस होगा, एक ही डायरेक्शन में वो चलता है। व्हाट डज द कंट्रोल बस मैनेज? तो कंट्रोल बस किसको मैनेज करता है? कोऑर्डिनेट्स डिवाइस ऑपरेशन, डिवाइस संचालन को समन्वित करता है। व्हाट डिटरमाइंस द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम बस? एड्रेस बस की चौड़ाई उसका मेमोरी को निर्धारित करती है। तो ये इतना कुछ हम आप लोगों को आज पढ़ा दिए, आज के लिए इतना ही है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, उसको लिंक करके आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका प्राइस एक समोसे के प्राइस के बराबर है, बहुत ही कम है, जिसको कि हर कोई ले सकता है। और अगर आप लोगों को इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 को आप लोग देखिए, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।